हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आती होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी पर। रिया और अनिल की शादी को 4 महीने हो चुके थे। शादी से पहले रिया बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घूमती रहती थी, लेकिन उसका अंत मन इतना घायल हो चुका था कि अब वह भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वह शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी जिंदगी ही इसके चक्कर में बर्बाद हो गई है। इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने समझने की कोशिश की और ना ही वह पत्नी से ज्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। रिया अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति की वजह से दुख ही दुख देता था और उसकी दुख से कोई मतलब नहीं रखता था। आज फिर रिया घर का सारा काम निपटा कर गई थी, लेकिन रात को उसे कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। रिया के ससुराल में उसके सास ससुर और एक जेठानी थी। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बस रिया को अपने पति अनिल से बहुत डर लगता था। खैर, जब वह कमरे में पहुंची, उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। वह छत पर अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करने के लिए चला गया था। रिया थकी हुई थी तो वह बिस्तर पर लेट कर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद अनिल कमरे में आया तो रिया ने करवट फेर कर नाटक कर लिया, लेकिन अनिल को उसके सोने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो बस अपनी मनमर्जी करनी थी। उसने रिया को जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे चोट लगी थी, वह दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। रिया करहा उठी, लेकिन अनिल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब रिया ने दबी जुबान से कहा, सुनिए ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अनिल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर मैं अपनी मनमानी करता चला गया और रिया एक बार फिर दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोते रोते वह कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती रिया आईने में अपनी गर्दन और चेहरे पर दाग के निशान देखकर रो पड़ी तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्यों बैठ गई? तुम औरत हो तो हर रात थोड़ा दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे और अनिल पैर भटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसके दर्द को नजरअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ वही बार बार किया। रिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे खूब प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ निभाएगा, वह अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 4 महीने हो चुके थे। हर रात उसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर मेकअप में अपने जख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि अभी तक नई नवेली दुल्हन है, इसलिए खूब मेकअप कर रही है। उसकी जेठानी भी उसे छेड़ती रहती थी। सास भी आंचल से मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वह भी फीकी सी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल रोने लगता था। शर्म के मारे अपनी तकलीफ किसी से बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म पता नहीं था कि दूसरा जब उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से तड़पता रहता था और अब तो कैसे उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। सुबह मशीन की तरह उठती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेटती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़ लेती थी। बाकी सब के साथ घर के कामों में जुट जाती थी। ऐसे ही एक दिन रिया सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे जरा सी देर हो गई थी।
वह जल्दबाजी में नहा धोकर और ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज्यादा ही गहरी हो रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? रिया के काम करते हुए हाथ रुक गए और रात के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी मधु की नजर उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते ही मधु चौंक गई। उसने झट से रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए पूछ लिया, तुम ठीक तो हो रिया? रिया ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर की। और आखिर जिठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है? उसकी आंखों में पानी देखकर मधु मानो उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिया तुम्हारे और देवर जी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखो तुम मुझे दीदी कहती हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और रिया अपनी जिठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए उसने ढके छिपे शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। ये सब जानकर मधु को गहरा झटका लगा, क्योंकि अनिल बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नजरों में एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन नागरिक था। लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसा को उठता था। मधु ने रिया से जवाब पूछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी या अपने घर में किसी को बता सकती थी। रिया नजरें चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को ये सब पता चलेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे। मधु से समझाते हुए बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के जिंदगी भर ऐसे तकलीफ झेलती रहती हैं, लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करता रहे। वह भी कुछ भावनाएं होती है, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फर्ज बनता है। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फर्ज निभाया? रिया ने सर झुका लिया तो मधु उसका हाथ पकड़कर उसे सासू माँ के कमरे में लेकर चली गई। वृंदा जी उस समय अखबार पढ़ रही थी। मधु उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया तो वृंदा जी बोल पड़ी, अरे बाबू अखबार क्यों छीन लिया? देश दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगी क्या? मधु उनके पास बैठे हुए बोली, मम्मी जी देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ये देखें कि आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कहकर रिया की पीठ का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें भी बता दी। वृंदा जी अपने सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम मिलकर उसे समझाएंगे। आज रिया के तड़पते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है। शाम को जब अनिल ऑफिस से घर आया तो उसके पिता अखिलेश जी से आवाज देकर उसे अपने कमरे में बुलाया। अनिल पिता के कमरे में पहुंचा तो अखिलेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के माध्यम समझते हैं वे अपनी जीवन संगनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर अनिल सकपका गया। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अखिलेश जी गंभीर आवाज से बोले, देखो बेटा बहू ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी एक जीती जागती इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावना है। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी की पीड़ा पाकर तुम्हें जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर अनिल ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। वह कांपते अक्षरों में बोला, पापा पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही गुस्सा हो उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगा तो अखिलेश जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब अखिलेश जी अनिल को लेकर डॉक्टर के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि अनिल के उसके कॉलेज के कुछ दोस्त पहले उसे गंदी वीडियो दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और वह अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने पर अब अनिल का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य हो चला था और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसकी मनोभाव को समझता था और जब वह प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्ते में प्रेम बढ़ता था। और तब रिया भी प्रेम के बीते एहसास से भीग उठती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसके सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायने में वह अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, अक्सर गलत संगत में पड़कर लोग कई विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में मानव चिकित्सा की मदद लेकर इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है और पति या पत्नी दोनों भी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहने चाहिए। अगर जीवन साथी ही पीड़ा पहुंचाने लगे तो फिर वह कैसा जीवन साथी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।